आपका माइक ऑन है, म्यूट योर माइक। चलिए तो चैप्टर नंबर 23 तक कोई डाउट आप लोगों को, कोई प्रश्न जो पूछना चाहते हो? कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछली पिछली क्लास में पढ़ा था कि अव्यय के 4 भाग मैंने आप लोगों को बताया था इससे पिछली क्लास में, है ना। और इसमें पहला भाग हमने पढ़ लिया, पहला भाग हमने पढ़ा क्रिया विशेषण, ठीक है। दूसरा भाग, अव्यय का दूसरा भाग है संबंध बोधक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोस्टपोजिशन, ठीक है। तो संबंध बोधक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 179, ठीक है। चलिए, तो निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखिए और वाक्यों को पढ़िए। तो वाक्य में क्या दिया है कि टीवी के ऊपर फूलदान है, टीवी के ऊपर फूलदान है। दूसरा, किताब के नीचे क्या है, किताब मेज के नीचे है, किताब मेज के नीचे है। तीसरा दृश्य आप देखिए, चित्र जो दिया हुआ है, घर के पीछे सब्जी मंडी है। यानी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। यहाँ क्रिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ क्रिया से कोई मतलब नहीं है। हमने क्रिया विशेषण में पढ़ा कि सिर्फ क्रिया की विशेषता होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति और वस्तु या फिर वस्तु और वस्तु के बीच का संबंध बताया जा रहा है कि वो कोई वस्तु है, वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि ऊपरी लिखित, हम ऊपरी लिखित को ऊपरी लिखित को उपरयुक्त भी बोलते हैं, है ना। बिल्कुल सही, उपरयुक्त वाक्यों में के ऊपर, के नीचे, के पीछे पद संज्ञा शब्दों के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से जोड़ते हैं। यानी कि जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य में दिए गए जो अन्य पद होते हैं उनके साथ संबंध बताते हैं या फिर उनके साथ जोड़ते हैं। इन शब्दों के माध्यम से ही उनको जोड़ा जाता है, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। जिससे सार्थक वाक्य बनता है, ठीक है। जो अव्यय पद संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं वे अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक के कुल 10 भेद हैं। कितने हैं? 10, ठीक है। कौन कौन से हैं, पढ़िए। साधनवाचक, सधानवाचक नहीं है, साधनवाचक, साधनवाचक और स्थानवाचक, ठीक है। तो हमने कालवाचक किसमें पढ़ा था, स्थानवाचक पढ़ा था हमने, क्रिया विशेषण में पढ़ा है। क्रिया विशेषण में, है ना, क्रिया विशेषण में हमने पढ़ा है 4 भेद, जिसमें एक रीतिवाचक था, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक हमने पढ़ा। उनमें से 2 यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, कालवाचक और स्थानवाचक। बाकी 8 आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय के कुल 10 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं ये आप लोगों को याद करना है। चलिए, तो आगे इसमें पढ़ते हैं कि कालवाचक
जो संबंध बोधक अव्यय है उसमें क्या क्या आता है? के आगे, के पीछे, के बाद, के पहले, के उपरांत, के पश्चात आदि, है ना। एक चीज और आप लोग ध्यान देंगे कि संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं वो हमेशा के, सी, की, है ना। जो कारक चिन्ह है के, से, की, इन शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। आप लोग देखिए जितने भी शब्द हैं, अव्यय हैं, उनसे ठीक पहले के, से या की का प्रयोग किया गया है। तो वाक्य में अगर के साथ कोई अव्यय आता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है। तो स्थानवाचक में देखेंगे कि नीचे, तले, के पास, के निकट, के बाहर, के भीतर, है ना। दिशावाचक में की ओर, की तरफ, के पास, के समीप, के चारों ओर, है ना। ये दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय है। साधनवाचक, साधनवाचक यानी किसके द्वारा, है ना। तो के द्वारा, के जरिए, के सहारे। समतावाचक में के समान, की तरह, की भांति, के तुल्य, के योग्य आदि शब्द जो होते हैं ये संबंध बोधक अव्यय के होते हैं। ठीक है। समतावाचक संबंध बोधक अव्यय। हेतुवाचक, हेतु का अर्थ ही होता है के लिए, के कारण, के सिवा, के रहित, की खातिर आदि, है ना। तुलना, जिनसे जिसमें तुलना की जाए, के अपेक्षा, के आगे, के सामने, यानी के आगे का होगा कि वह उससे उसके आगे है ना। के सामने, के मुकाबले, जहाँ पे तुलना है वहां पे होगा तुलनात्मक संबंध बोधक अव्यय। सहचर वाचक संबंध बोधक अव्यय। के संग, सहचर का अर्थ होता है साथ, है ना। तो के संग, के साथ, के समेत, इन शब्दों का प्रयोग कहलाता है सहचर वाचक संबंध बोधक अव्यय। विरोधवाचक यानी विरोधवाचक जो शब्द होते हैं, अव्यय होते हैं, के खिलाफ, के विपरीत, के विरुद्ध। हाँ। संग्रहवाचक अव्यय होता है तक, भर, समेत, संग्रह करना, इकट्ठा करना। तो इससे संबंधित अगर कोई शब्द के बाद आता है तो संग्रहवाचक संबंध बोधक अव्यय होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? संबंध बोधक और क्रिया विशेषण के अव्यय में क्या अंतर है? तो कुछ स्थानवाचक और कालवाचक जो कि दोनों में पाए जाते हैं, है ना। दोनों में है, संबंध बोधक में भी है और क्रिया विशेषण में भी है। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है और चिन्ह या परसर्ग लगा होता है तो ये संबंध बोधक कहलाते हैं। चिन्ह या परसर्ग यानी के, ये चिन्ह या परसर्ग है। ठीक है। कारक चिन्ह है ना। तो अगर ये लगे होते हैं काके, की, से, तो ये संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और जब क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, यही कालवाचक और स्थानवाचक के जो अव्यय हैं, जब क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण होते हैं, तो अव्यय क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे कि भीतर शब्द क्रिया विशेषण में भी है और ये किसमें है, कालवाचक में है या स्थानवाचक में है? स्थानवाचक में है कि
ठीक है, तो भीतर शब्द जो है क्रिया विशेषण में हमने पढ़ा था कि स्थानवाचक शब्द है, स्थानवाचक अव्यय है ना। यहाँ ऊपर पहले ये हमने क्रिया विशेषण में भी पढ़ा था कि स्थानवाचक और कालवाचक के अव्यय हैं, लेकिन संबंध बोधक में इन्हीं अव्यय को, ये दोनों अव्यय संबंध बोधक में भी पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा कि संबंध बोधक के भी ये प्रकार है। तो इन दोनों में अंतर क्या होगा, तो भीतर चलो यानी चलने की क्रिया बताई जा रही है, भीतर चलो। और यहाँ पे देखिए संबंध बोधक में उदाहरण के रूप में क्या बताया गया है कि कमरे के भीतर कोई है। यहाँ पे कोई है यानी किसी संज्ञा की बात की गई है या सर्वनाम की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे क्रिया की बात नहीं हुई है ना। आप कोई को क्या कहेंगे, सर्वनाम बोलेंगे। हाँ, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सर्वनाम की विशेषता है ना। सर्वनाम के बारे में ये अव्यय है कि भीतर कोई है, तो ये क्रिया विशेषण का अव्यय नहीं कहलाएगा। साथ में इससे पहले, भीतर से ठीक पहले एक चिन्ह, कारक चिन्ह का एक शब्द होता है ना। कारक चिन्ह लगे होते हैं, शब्द नहीं, कारक चिन्ह लगे होते हैं। ठीक है, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये संबंध बोधक के ही अव्यय हैं। ठीक है, यहाँ दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ सोहन यहाँ रहता है यानी रहने की विशेषता, कहाँ रहता है तो यहाँ रहता है। ठीक है, यानी कि ये क्रिया की विशेषता। सोहन अपने चाचा जी के साथ यहाँ रहता यहाँ रहता है, और चाचा जी के साथ यहाँ रहता है ना, ये अंतर है। ऊपर, अमन ऊपर बैठा है, अमन छत के ऊपर बैठा है। पहले काम करो, यहाँ पे दिया है कि मैं तुमसे पहले आया हूँ। यहाँ पे भी क्रिया से ठीक पहले है, लेकिन यहाँ पे जब कारक चिन्ह लगा हुआ है ना, तो क्या हो गया, ये संबंध हो गया। आप लोगों को समझ में आया जो मैंने बोला, माइक तो नहीं है, ठीक है, समझ में आया, अंतर समझ में आया आप लोगों को, अंतर समझ में आया। चलिए, तो इसका अभ्यास आप लोगों को करना है, संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। देखिए अभी फटाफट 1 मिनट के अंदर आप लोग फटाफट उसकी परिभाषा लिखिए, और मैं जितने भी चैप्टर पढ़ाती हूँ उनकी परिभाषा आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, परिभाषा आप लोग याद रखेंगे तो वो टॉपिक या फिर वो जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपके कोई भी वाक्य, किसी भी वाक्य में ऐसे कुछ शब्द पढ़ते हैं तो पता करने के लिए वो परिभाषा से आप उसको समझ पाएंगे कि हाँ हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी और ये शब्द इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो परिभाषा जितने भी आ रहे हैं आपके चैप्टर में, सबकी परिभाषा है, और सारी परिभाषा आप लोगों को याद होनी चाहिए। और अगर याद नहीं है तो इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, अगर हमें संबंध बोधक के बारे में पूछा जा रहा है तो हम इसके बारे में पढ़े हैं तो किस प्रकार से इसको हम बता सकते हैं। हाँ? संबंध बोधक के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। कुल 10 भेद हैं, है ना, और 10 भेदों के नाम लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेज मैंने क्या कर दिया है, तो ऊपर कॉपी किए गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण देकर संबंध बोधक अव्यय तथा क्रिया विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्रिया विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए सबसे पहले कौन बताएगा मुझे, रेज हैंड, कोई बोलेगा नहीं, अपना हाथ उठाइए और मुझे बताइए कौन बताना चाहता है संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर स्पष्ट करना है, कौन बताएगा, और कोई बाकी क्या, इतने मतलब 7th पीरियड आते आते सारे बच्चे सो जाते हैं ना, नींद आने लगती है आपको। 18 बच्चे हैं, हाँ, कुल 18 बच्चे हैं जिसमें 3 लोग हैं जो थोड़ा रिप्लाई करने वाले हैं,
अदरवाइज और किसी का होश ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं कि कोई है भी या नहीं है क्लास में। कैमरा ऑन करो आप लोग अपना, या संकेत बताइए। हाँ बिल्कुल, अन्य पदों से संबंध बताता है ना, जोड़ता है, अन्य पदों से जोड़ता है। ठीक है, और क्या है? ये जो संबंध बोधक ये है कि हमेशा संबंध बोधक अव्यय से पहले कोई कारक चिन्ह लगा होता है। कारक चिन्ह में कौन सा लगा होता है? संबंध कारक, है ना, संबंध कारक का के पढ़ा है आपने, और इसके साथ से भी लगा होता है ना। तो हाँ, तो ये संबंध बोधक होते हैं। संबंध बोधक अव्यय के ठीक पहले कारक चिन्ह लगे होते हैं। क्रिया विशेषण में ऐसा नहीं होता। क्रिया विशेषण में जो अव्यय होते हैं उनके ठीक पहले कोई भी कारक चिन्ह ऐसा नहीं होता है, और ये क्रिया की विशेषता उसमें बताई जाती है। ठीक है, क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण में होता है, और संबंध बोधक में क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम के का अन्य पदों के साथ संबंध बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंध बोधक अव्यय लगाकर कीजिए। ये फटाफट आप लोग कीजिए। संबंध बोधक अव्यय धन, क्या होगा? कोई नहीं पूछता। क्या? धन तक संबंध बोधक अव्यय होगा। धन के लिए कोई नहीं पूछता कि धन के बिना या धन के बगैर। धन के बगैर कोई नहीं पूछता, ये आता है ना। ठीक है, आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि जो भी अव्यय हम प्रयोग करेंगे उसके ठीक पहले ये हमें का के की से, है ना, कारक चिन्हों का भी प्रयोग करना है। मेरा घर मंदिर के पास है, या मंदिर से मंदिर से दूर भी है, ये भी लिख सकते हैं। मंदिर के पास है, ये भी लिख सकते हैं। या मंदिर के सामने है, ये भी लिख सकते हैं। मंदिर के आगे है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अव्यय है। आगे कपड़े, मेज पर। ठीक है, मेज के ऊपर रखे हैं। ठीक है, आप लोग लिखते जाएंगे अपनी बुक में। बच्चे आइसक्रीम वाले की की ओर देखते हैं। ठीक है, पेड़
ठीक है, गुड, शाबाश। आगे वाक्य बनाना है ये आप लोगों का होमवर्क है। हाँ, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। आगे के आगे बोलिए। तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने। हाँ बिल्कुल, ठीक है। मेरे घर के आगे मंदिर है, मेरे घर के सामने मंदिर है। के पहले। चौराहा नहीं, चौराहा, चौराहा। र होता है। अंकित, तुम र और र में डिफरेंस नहीं समझ पाते हो, है ना। चौराहा नहीं होता है, चौराहा होता है, ठीक है। हाँ, इतना मारूंगी कि चौड़े हो जाओगे। तो वहाँ चौड़े नहीं होगा, वहाँ चौड़े होगा, ठीक है। ठीक है, की अपेक्षा। आगे, की अपेक्षा। अच्छा, अंकित तुम बहुत वाक्य बनाते हो, है ना। खाना बनाने की अपेक्षा में खाना खाना पसंद करता हूँ। वाक्य सही है। आगे बोलो, के द्वारा। हाँ ठीक है। हाँ, इलाहाबाद आए तुम, ठीक है। आगे, के लिए। ये भी सही है। की तरफ। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। आगे, के समान। क्या? यहाँ समान कोई वस्तु से नहीं है। समान का अर्थ है बराबर। यहाँ के समान का अर्थ किसी वस्तु से नहीं है। हाँ बिल्कुल, यानी बराबर। हाँ बिल्कुल, मैं आपके बेटे के समान हूँ, ये बिल्कुल सही है। अभी बोला ना, किसने, दुर्गेश ने क्या वाक्य वाक्य बताया। क्या वाक्य बोला अभी आपने दुर्गेश। हाँ, उस लड़के के सामान उठा लो। एक तो पहली बात की लड़के का होगा, है ना। लड़के का सामान होता है, वो सामान नहीं होता है। सामान और सामान में अंतर होता है। सामान अगर कहीं आता है तो वो वस्तु होता है, सामान, ठीक है। समान यानी बराबर, ये अंतर है समान और सामान में। दुर्गेश, आप दोबारा बोलोगे आप। हाँ, तो समान को तुम सामान बना दो और सामान को तुम समान बना दो, है ना। अभी अंकित ने एक वाक्य बनाया कि मैं आपके बेटे के सामान हूँ। ये क्या हो गया। मैं आपके बेटे का सामान हूँ, यानी बेटे का सामान कोई वस्तु हो, है ना। यानी तुम कोई वस्तु हो, तुम व्यक्ति नहीं हो, ठीक है। तो सामान और समान में अंतर समझ लो, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए वाक्य बनाने में। समान का अर्थ होता है बराबर, मैं आपके बेटे की तरह हूँ या के बराबर हूँ, ठीक है। और सामान यानी वस्तु होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। के विपरीत। नियम के विपरीत कार्य। बिल्कुल सही, विपरीत दिशा में जाओ, ये भी सही है। चलिए, के सहारे आप लोग अपने अनुसार वाक्य भगवान पे बहुत आस्था है, भगवान के सहारे चल रहे हो। हाँ, वाक्य बनाने से थोड़ा सा मिल रहा है। चलिए, हो गया। बिल्कुल, मेरे दादाजी लाठी के सहारे चलते हैं, है ना।
ना, ये सहारे अगर है तो वो समुच्चय बोधक है। चलिए, तो आप लोग को ये समझ में आ गया समुच्चय बोधक, है ना। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? कोई डाउट इसमें आप लोगों को? सॉरी, संबंध बोधक, संबंध बोधक हमने पढ़ा। संबंध बोधक में कोई डाउट नहीं है ना। पोस्ट पोजिशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 24 कंप्लीट। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न अभ्यास है, ये सारे आप लोग कंप्लीट करेंगे खुद। ये आप लोगों का होमवर्क है, मैं सारा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कंप्लीट करके मुझे शेयर करेंगे। चलिए, चैप्टर नंबर 25 पढ़ते हैं, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, कंजंक्शन, कंजंक्शन। तो इसने दिया है समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। आप लोग सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि समुच्चय बोधक दो पद, दो वाक्यांश या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इंग्लिश में आप लोगों ने कंजंक्शन पढ़ा होगा, कंजंक्शन वर्ड्स पढ़े हैं आप लोगों ने, बस वही है, ठीक है। यहाँ पे दो वाक्य हैं, इन दोनों को इस वर्ड, इस शब्द के साथ जोड़ा गया है। ये अव्यय है, और अव्यय का कौन सा भाग है? तो समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक वाला अव्यय है, ठीक है। इसमें समुच्चय बोधक के दो भाग भी बताए गए हैं, लेकिन पहले आप लोग ये देख लीजिए कि इसमें तुम ढूंढते चलोगे या पढ़ोगे। दो ऑप्शन दे दिया जाएगा, या शब्द जो है वो दो में से किसी एक कार्य को पसंद करने या चुनने या किसी एक कार्य को करने के लिए कहा जाता है। तो या का प्रयोग किया जाता है, और या के माध्यम से उन वाक्यों को, शब्दों को जोड़ा जाता है। दो कार्य है, दोनों में से अगर कोई एक कार्य करने के लिए कहा जा रहा है तो वहां पे या अथवा इन दोनों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक, दोनों एक साथ नहीं होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है ना। इन दोनों में से कोई एक प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। रमन ने बहुत कोशिश की, ये एक वाक्य हो गया। दूसरा, परंतु गाड़ी पकड़ न सका, तो ये कंजंक्शन शब्द है ना, समुच्चय बोधक शब्द है। मोहन एवं नरेश, तो एवं शब्द भी और तथा, ये तीनों शब्द एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, एक ही अर्थ बताते हैं, एवं, तथा, और, है ना। तो मोहन और नरेश यानी दो लोगों को दो समान गुण, दो समान दोष, दो समान रंग रूप अगर बताया जाए या दो से अधिक भी बताया जाए, तो कॉमा लगाते लगाते, है ना, अगर चार पांच एक समान गुण वाले शब्द हो, जैसे कि यहाँ पे मोहन और नरेश लड़के का नाम है, ठीक है। तो रमेश, सुरेश, महेश, ऐसे करके ढेर सारे नाम हो, उसके बाद लास्ट में एवं। तो जब ढेर सारे नाम हो तो अंत में एवं का प्रयोग किया जाता है, और सिर्फ दो ही नाम है तो बीच में एवं का प्रयोग किया जाएगा। ये भी एक नियम है, ठीक है। तो बिल्कुल, तथा और इन तीनों शब्दों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तीनों का अर्थ एक ही होता है, अलग नहीं होता है। हाँ, वह, बिल्कुल, हाँ, वह भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। वह, एवं, तथा, और एक ही अर्थ बताते हैं, ठीक है। ये आपके समुच्चय बोधक अव्यय हैं। परंतु या इसलिए, है ना, पद वाक्यों के समान पदों तथा उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये पद समानाधिकरण समुच्चय बोधक पद हैं। जो अव्यय पद प्रधान वाक्यों तथा प्रधान वाक्यों अथवा एक ही स्थिति के दो शब्दों को जोड़ते हैं, वे समानाधिकरण समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि या, परंतु, जो एवं पद वाक्यों के समान पदों तथा उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। ये जो वाक्य है ये समानाधिकरण पद है ना।
चलिए, और ठीक है, ये हो गया आपका समुच्चय बोधक। इसमें आप लोग पढ़ेंगे समानाधिकरण। समानाधिकरण के भी भेद हैं। चलिए, ये आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। बाकी इसमें समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसमें ये कंप्लीट कर लीजिएगा। और अव्यय के भेदों का परिचय, दो भेद हैं, समानाधिकरण और कौन सा है दूसरा, व्यधिकरण। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन इसमें आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग ये कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे। ठीक है।